देखिए मैं पिछली क्लास में आपको पहुंच चुका था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वाले टॉपिक को समझने के लिए, समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए? एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया? नो सर। अरे बेटा SHM पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं सर, बाकी है। मतलब दो पार्टिकल हैं, दो बॉल हैं, दोनों बॉल A और B स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये है ना आपके सिलेबस में? है या नहीं है ये? हेलो, जी बच्चे। हाँ जी बेटा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कौन से लेसन कर रहे हो? हाँ जी, सिंपल हार्मोनिक। सर नहीं पढ़ा है। स्कूल में भी नहीं पढ़ा? नो सर। अच्छा अच्छा, ये सर आप लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा रहे थे। हाँ जी बेटा, वही तो, उसी को पढ़ाने के लिए कुछ बात करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात मुझे एक और बताओ। चलिए ये बात आपने नहीं पढ़ी है, मैं मान लेता हूँ। आपने हुक्स लॉ पढ़ा है? यस सर। क्या होता है? स्प्रिंग जो फोर्स लगाते हो माइनस KX होता माइनस, वेरी नाइस, है। KX। और यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? KX स्क्वायर हाफ KX²। आती है या नहीं आती है? यस सर। यस सर। और अगर ये वाइब्रेशन करने लगे, मान लीजिए एक एंड बहुत रिजिड हो और ये स्प्रिंग कभी बाहर तो कभी अंदर आए, वाइब्रेट करने लगे, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। सर नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं, तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, एक और खेल खेलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है? यस सर। यस सर। अब ठीक है, अब आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं है क्योंकि मैं वही हेलो पढ़ाऊं जो सर। आपने पढ़ रखा है। EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये? सर क्या होती है ये? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना बात को, कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी का मेजर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? सर हाँ या ना? हेलो। यस सर। यस सर। Electronegativity is a measure of tendency of an atom to attract the shared pair of the covalent bond towards itself. हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। सर एक बार अगर पहले क्या करवाया, रिपीट करोगे? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब सर अभी टॉपिक चालू ये, किया। हाँ यही टॉपिक चल रहा है, अभी शुरू होगा ये। उससे पहले कुछ प्री रिक्वेस्टिक्स हैं, कुछ चीजें जो जाननी चाहिए आपको, तो वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बार रिपीट करोगे? हार्मोनिक वाला बेटा आपने पढ़ा ही नहीं, कह रहे हैं बच्चे। हाँ सर नहीं पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ा है। हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। यस सर। चल अब शुरू कर दो, एकदम जोश में आ जाओ, बच्चे भी ज्वाइन ही करे जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? 3 बैच के कितने बच्चे हो गए टोटल? 150। अभी तो 104 बच्चे आए हैं, मतलब अभी 50। 5 बैचेस के कितने हैं टोटल? सर 120 तक जाते हैं। सर 130 तक मैक्सिमम जाते हैं। तो अभी तो 107 ही हुए हैं। आने दो जरा थोड़ी देर, 5 मिनट और रुक जाते हैं टाइम। अगली कल से यार थोड़ा जल्दी आ जाया करो। हेलो बच्चों, मैं एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ, कल से आप 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया करो क्लास को। क्लास का जो बिगिनिंग टाइम होगा उससे 5 मिनट पहले ही आप क्लास ज्वाइन कर लेना।
सर सर वो वो लिंक लिंक एग्जैक्ट नहीं आता 130 तब को तक। खुलती है। यस नहीं सर। नहीं, आप ओके करेंगे चालू हो जाएगी, मैं कर दिया करूंगा वो। अभी तो ये प्रॉब्लम थी, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, अब मेरा लॉगिन बन गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, वो सर वो आईएसपी के लिंक 130 को ही एग्जैक्ट ओपन टाइम हो पे सकती होती है, है। हम लोग 130 को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, वैसे ऐसा है नहीं, करके देखना हो जाएगा पहले भी। सर ये दो तरीके, जूम के लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और सर ऐप से। अच्छा आप ऐप के थ्रू ज्वाइन करते हो? यस यस सर। सर। ओके सर ओके आप ओके। कहाँ से नहीं ज्वाइन करते हो? वो मेरा तो जूम से है ना सीधे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं अब टॉपिक। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। देखिए सर अगर ये दो, साउंड बंद कर दो ना। बेटा मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी आ रही है साउंड। अच्छा ये ज्वाइनिंग और लीव, हाँ अब तो ठीक है। यस सर। हाँ जी, अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बना हो, एक मिनट लोड होने तो जरा स्क्रीन पर। अगर दो सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ हो तो कोवेलेंट बॉन्ड का शेयर्ड पेयर दोनों एटम्स के ठीक बीच में रहता है, राइट। यस सर। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बना हुआ हो तो कोवेलेंट बॉन्ड का शेयर्ड पेयर उस ओर थोड़ा सा मीन पोजीशन से उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो मान लीजिए मैंने माना लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो कोवेलेंट बॉन्ड का शेयर्ड पेयर ठीक बीच में न रह करके थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। लेकिन हाँ एक बात आश्चर्य की है, जानने की है, आखिर बी के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से बी के अंदर टेंडेंसी आई कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचने की। आखिर बी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण बी के अंदर टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचने की? तो वो एक्चुअल में है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से भी ज्यादा शब्दों में कहूं तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन जिनके कारण उसके पास है जेड इफेक्टिव। बताइए क्लियर है बात? यस सर। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में जेड इफेक्टिव का फंक्शन है। क्लियर है? और जेड इफेक्टिव किसका? न्यूक्लियस का, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। अब समझिए दूसरी बात। मुद्दा ये है, अगर मैं आइसोटोप की बात करूं, देखो वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, केवल आइसोटोप की बात करते हैं। फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए ऐसा कहा जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आइसोटोप। सर जी बेटा, सर आपका वॉइस अटक रहा है। ऐसा मत बोलो बेटा, अटक नहीं रहा होगा, नो सर, एकदम क्लियर आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर ये जीएससी का पार्ट चालू है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आइसोटोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। यस सर। तो आइसोटोप के लिए आपको ये कहना पड़ेगा। अच्छा, आइसोटोप्स के केस में न्यूक्लियस का चार्ज तो सेम ही रहेगा, केवल मास बदलेगा। क्या बदलेगा? केवल मास बदलेगा। और इसका मतलब ये है जैसे जैसे आइसोटोप का मास बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता जाएगा न्यूक्लियस का? कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आइसोटोप कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से। हेलो, क्लियर है बेटा? यस सर।
अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही कम हो रही है। कम हो सबसे रही है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? अगर मैं आपसे कहूं C12, C13 और C14, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? C12 C12 अगर मैं आपसे कहूं आयोडीन 127 और आयोडीन 131, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? आयोडीन 127 127 आयोडीन 127। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 16 अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 16, तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन 14 बात समझ में आ रही है सभी को? खेल ये चीज क्लियर हो गई। आइसोटोप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से चेक की जाती है, क्लियर है सभी को? यस सर अब आ जाते हैं, मैं जो शुरू में करवा रहा था आपको, ये देखिए होता ये है कि अगर दो एटम्स, अब मैं आपको करा देता हूं, मैं आपने नहीं पढ़ा पर मैं आपको पढ़ा देता हूं, बात ही खत्म कर देता हूं। देखिए होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम जो पढ़ने वाले हैं यहां पर, वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस मॉडल के अंदर ये कहा जाता है कि अगर दो एटम ए और बी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो आप ये मान लीजिए कि दो एटम ए और बी एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? सर एक बार रिपीट करिएगा। भाई इस मॉडल का एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है? इस मॉडल का एजम्पशन ही यही है कि अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये इनडायरेक्टली मान लीजिए कि वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ये एजम्पशन है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग। क्लियर है? सर इस मॉडल का पहला एजम्पशन है कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग, राइट? हेलो, क्लियर है बेटा सभी को एजम्पशन? यस सर दूसरा, अगर मैं एक एटम को फिक्स करके पकड़ लूं और दूसरे पोजीशन पर जो एटम बी है उसको पकड़ के खींचूं, तो ये बी एटम अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। लीनियर ऑसिलेशन मतलब आएगा जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ इलोंगेट होगी, कंप्रेस, इलोंगेट कंप्रेस, इलोंगेट कंप्रेस, इस तरीके से इसके अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशंस। क्या करेगा ये? वाइब्रेट वाइब्रेशंस। बात समझ में आ रही है? और अगर ये वाइब्रेशन करेगा तो इसके पास होगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या होगी इसके पास? बॉन्ड के अंदर होगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। दिस इज एफ। क्लियर है? सर वापस रिपीट करो ना। भाई अगर ये एटम, मैं एक बी एटम, मतलब एक एटम ए को अपने हाथ में पकड़ लूं और बी एटम को पकड़ के खींचूं, स्प्रिंग को खींचूं और छोड़ दूं, तो स्प्रिंग आगे पीछे होती रहेगी। यस सर और अगर आगे पीछे होगी तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि एट एनी गिवन टेम्परेचर इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, यानी कि स्प्रिंग के अंदर होगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं एफ से। लिख लिया? क्लियर है बेटा? यस सर। जिसने पूछा था बेटा, आपको क्लियर हो गई बात? हाँ सर। और इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K अपॉन M। M क्या है? B का मास, मास ऑफ B, A और B में किसी एक का मास। क्लियर है? सर वो ऊपर का दिखाओ ना, लिखना है। यहां पर इस K को, यहाँ पर ये जो
हाँ वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पर इस के को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। राइट? यस सर। अब देखिए, हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटा। सर एम किसका रहेगा? मास किसी एक का, ए और बी का, ए बी में से किसी भी एक का। सर तो डिफरेंस तो रहेगा ना कुछ ना कुछ। वो रिड्यूस्ड मास होता है एक्चुअल में, अगर ए है या बी है, किसी एक को, ठीक है ना, किसी एक का मास देखना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए जान लीजिए एक का लिया है, वैसे दो का ले सकते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या लेते हैं? रिड्यूस्ड मास म्यू लिया जाता है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। एक्चुअल में m की जगह म्यू होता है, लेकिन आप m से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। सर आप ये मान एग्जांपल लीजिए, दीजिए ना। अभी देता हूं, बिल्कुल पहले ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। यस सर। अब दूसरी बात ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताता है स्प्रिंग की ताकत, मतलब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, मतलब फोर्स कांस्टेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको क्या बताएगा? स्प्रिंग की स्टिफनेस, स्प्रिंग की ताकत, स्प्रिंग कितनी मजबूत है। इसका मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, के है। तो के का एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर आप यहां से ध्यान दें तो के इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एम। यानी कि अगर m बढ़ेगा तो k बढ़ने लगेगा, और k बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बोलिए, जब आप SHM पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में तो आपको और बेहतर आइडिया लग जाएगा इसका। अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये ऐसा होता है। बोलिए, क्लियर है बात यहां तक? हेलो हेलो। सर ये फॉर्मूला Yes. कैसे? इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एम, यही आ जाएगा। ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर m बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, k बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। एक तरफ है CH बॉन्ड, एक तरफ है CD बॉन्ड, एक तरफ है CT बॉन्ड, मजबूत कौन सा होगा? कार्बन का मास फिक्स है, केवल आइसोटोप का देखना है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो गया? CT. CT। उसके बाद CD। अगर मैं आपसे कहूं OH, OD और OT, सबसे मजबूत कौन होगा? OT. बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं, एक और क्वेश्चन दे दूं, जेई मेंस में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूं उस क्वेश्चन को। इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? मैंने थोड़ा जनरलाइज कर दिया, उन्होंने तो एक ही पूछा था मोर रिएक्टिव कौन है, मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही पूछ लिया। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, OH, OD या OT? OT। यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मुश्किल से टूटेगा। और अगर ये बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा तो ये रिएक्शन भी धीमे धीमे करेगा, और ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो ये रिएक्शन आसानी से करेगा। H2O OH बॉन्ड। सर ये मेंस का क्वेश्चन है। जी बेटा, बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया इन तीनों में? OT। OT क्यों गया भाई? सॉरी OT का तो OH। H2O, फिर D2O, फिर T2O। क्योंकि यहां से यहां आने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं, चलिए मान लीजिए मैं उसी को और जनरलाइज करता हूं, CH4, CD4, CT4, ज्यादा रिएक्टिव कौन? CH4. CH. क्योंकि यहां से यहां आने पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ड एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि K बढ़ रहा है।
और के क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मास बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. लेकिन इस कॉन्सेप्ट को केवल और केवल आप आइसोटोप के ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोटोपिक वेरिएशन। पता चला आप हर जगह लगाने लग गए तो मेरी तौहीन हो जाएगी। केवल तब लगाना है जब आइसोटोप का वेरिएशन बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है ना? ओनली एप्लीकेबल इफ बॉन्ड एनर्जी इज अफेक्टेड बाई आइसोटोपिक वेरिएशन। अगर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे फैक्टर आ जाएंगे तब इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और ये हाईलाइट भी कर दिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, याद रखना है। क्लियर है बेटा सभी को? सर कब यूज करेंगे समझा नहीं एग्जैक्टली। केवल आइसोटोपिक वेरिएशन, आइसोटोप के कारण अगर वेरिएशन आ रहा है, देखो अभी तक जितने भी वेरिएशन थे आइसोटोप की वजह से थे। सर पर किस में बॉन्ड एनर्जी में वेरिएशन? हाँ बॉन्ड एनर्जी का ही तो, बॉन्ड एनर्जी को ही तो यू चेक कर रहे हैं हम लोग। देखो हमने यहाँ पर ऑर्डर जो निकाला है ये बॉन्ड एनर्जी का ही तो निकाला है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। नहीं समझा। हाँ जी बेटा। हेलो बेटा, क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? यस सर। केवल आइसोटोप के कारण अगर बॉन्ड एनर्जी अफेक्ट हो रही है तभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर आइसोटोप के अलावा कोई और फैक्टर लग रहा है तो फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करना है। देख लेना आइसोटोप के कारण बॉन्ड एनर्जी अफेक्ट हो रही है, कोई और वजह है। चलिए मैं एक और बॉन्ड एनर्जी का एग्जांपल ले लेता हूँ। बॉन्ड एनर्जी का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक तो है एच एच बॉन्ड, एक है डी डी बॉन्ड, एक है टी टी बॉन्ड। तो बताइए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बोलिए, टी का ज्यादा रहेगा। बात CT समझ का में आ रही ज्यादा है? रहेगा। तो यहां से Yes, यहां sir. आने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। और बॉन्ड एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि के बढ़ रहा है। और के क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एम बढ़ रहा है। लेकिन आइसोटोप का वेरिएशन है इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं। आइसोटोप की जगह अगर ये कुछ और होते तो अप्लाई हम नहीं करते। बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. तो बिल्कुल याद रखना। तो ये चीजें बहुत काम की हैं, अगर याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पीडीएफ ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि कल के और आज के मर्ज करके ही दूंगा मैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए कुदरत में जहां कहीं भी इफेक्ट होंगे उनको हम दो पार्ट में बांट लेंगे। कितने हिस्सों में बांट लेंगे? दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक को बोलेंगे बेटा परमानेंट इफेक्ट, और दूसरे को बेटा बोलेंगे हम टेम्पोरेरी इफेक्ट। ठीक है ना? परमानेंट इफेक्ट को बोलते हैं, नाम दिया जाता है, एक और नाम दे देते हैं, इनको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इनको? पोलराइजेशन इफेक्ट। बताऊंगा, अभी सारी व्याख्या करूंगा मैं। और टेम्परेरी इफेक्ट्स को बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। सर ये केमिकल बॉन्डिंग में भी है ना बात? वो अलग चीज है, वो फैजान्स रूल आप चले गए वहां पर, बिल्कुल वहां से कुछ कुछ लिया है लेकिन पूरा नहीं है ये वो, ठीक है ना, कुछ कुछ लिया है। एक्चुअल में ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या, इसका फंडामेंटल अलग चलता है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ये इसका फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो कुदरत में जितने भी इफेक्ट हैं वो दो पार्ट में बटे हैं। एक को बोला जाता है परमानेंट इफेक्ट ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन, एंड टेम्परेरी इफेक्ट ऑल्सो नोन एज पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। लिख लिया बेटा? हेलो? यस सर। परमानेंट इफेक्ट को वैसे तो कई भागों में बांटा गया है, लेकिन 80% कंट्रीब्यूशन तीन चीजों का होता है। एक को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरे को कहा जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट, और तीसरे को कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसको बोलते हैं आई इफेक्ट, इसको बोलते हैं एम इफेक्ट, और इसको बोलते हैं एच इफेक्ट।
इनका कंट्रीब्यूशन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80% होता है। कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है इनका? 80%। इसके अलावा दो और परमानेंट इफेक्ट होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 20%। कितना होता है? टोटल मिला के कितना हो गया? 100% हो गया। ये दो इफेक्ट हैं, पहला है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है स्टीयरिक इफेक्ट। इन दोनों का मिलाकर के कंट्रीब्यूशन कितना है? 20%। हेलो, यस सर। Yes, sir, समझे। इसके हाँ, ये क्लासिफिकेशन है बेटा, हमको ये सब पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है, अभी तो केवल लिख रहे हैं। कंट्रीब्यूशन बता दिया, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 80% और इनका कंट्रीब्यूशन होगा 20%। और दो तरीके की फिनोमेना है हमारे पास, दो घटनाएं हैं, दो मैकेनिज्म हैं। पहली मैकेनिज्म कहलाएगी इंडक्शन, अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब है इनका, और दूसरी मैकेनिज्म कहलाएगी रेजोनेंस। क्या कहलाएगी? रेजोनेंस। ठीक है, तो मतलब परमानेंट इफेक्ट दो पार्ट में बटे हैं, 80% कंट्रीब्यूटर, 20% कंट्रीब्यूटर। 80% कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और 20% कंट्रीब्यूशन वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक इफेक्ट। दूसरी बात, ये सभी इफेक्ट दो मैकेनिज्म के जरिए ऑपरेट होते हैं। पहली मैकेनिज्म है इंडक्शन और दूसरी मैकेनिज्म है रेजोनेंस। ठीक है ना, रेजोनेंस एक इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है। ठीक है ना, रेजोनेंस एक मैकेनिज्म है, रेजोनेंस एक फिनोमिना है। ठीक है ना, मीसोमेरिक एक इफेक्ट है। रेजोनेंस एंड मीसोमेरिक आर नॉट सेम थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लियर है बेटा? आप ऐसा कह सकते हैं, रेजोनेंस इज द कॉज एंड मीसोमेरिक इज द इफेक्ट। Yes, sir. हेलो, और टेम्परेरी इफेक्ट को फर्दर हम दो पार्ट में बांट रिपीट सकते हैं। करना, क्या बोले? रेजोनेंस कॉज वाला एक बार का। रेजोनेंस इज द कॉज एंड मीसोमेरिक इज द इफेक्ट। रेजोनेंस एंड मीसोमेरिक इफेक्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग। रेजोनेंस एक फिनोमेना है, जबकि मीसोमेरिक, कई किताबों में लिखा होता है कि रेजोनेंस को मीसोमेरिक बोल देते हैं, नहीं, अलग अलग बातें हैं। रेजोनेंस कारण है और मीसोमेरिक इफेक्ट है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज द कॉज? कॉज इज रेजोनेंस, एंड व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट इज मीसोमेरिक। अभी हम करेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा, अभी हमने शुरू ही नहीं किया, अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनके नाम के बारे में, इनका क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। और टेम्परेरी यानी कि नहीं लिखा तो बेटा लिख लो। हेलो बच्चों, हो गया यहां तक? Yes, हेलो, sir. हाँ जी। अब आ जाते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। लिख लिया? लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो, यस सर। चलिए अब एक एक करके हम सभी इफेक्ट को पढ़ेंगे। कितने इफेक्ट पढ़ने हमको टोटल मिला करके? देखिएगा, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, 6 7, और एक इंडक्शन तो पढ़ेंगे नहीं, इंडक्शन तो बहुत छोटा सा बात है, इंड्यूस होना किसी भी चीज का, तो वो सब आप पढ़ चुके होते हैं। 8 चीजें, 8 टॉपिक डिस्कस करने हैं, ये फंडामेंटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ हमारा। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा ना आप लोगों ने, आपको ध्यान नहीं रहा होगा। नो सर, अभी सिखाया बाकी नहीं है अभी तक। बाकी है सर। चालू ही नहीं हुआ है। वो मैं देखता हूँ, बात कर लूंगा, अगर नहीं हुआ होगा तो करवा लेंगे। ठीक है ना, करवाया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप नोट्स देखना एक बार अपने। सर वो चैप्टर ही पूरा बॉन्डिंग पढ़ाया चालू ही नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, बात करूंगा, पूछता हूँ। तो बेटा बताइए, ये पूरा टॉपिक आपको, ये सारी चीजें यहाँ तक कवर हो गई, कवरेज हो गई यहाँ तक पूरी? Yes, sir.
अब आप एक एक करके, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम करा लेंगे भैया, करा लेंगे, टेंशन मत लो आप बस, ठीक है ना। तो यहां तक सारी बातें आपको कवर है, क्लियर हो गई यहां तक। यस सर। अब एक बात बताओ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि देखो कुछ चीजें हैं, टूल है बेसिकली, अगर आपको वो बातें समझ में आती हैं तब तो कराने का मजा है, नहीं तो कराने का मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बात मुझे बताओ, दोनों एटम क्लोरीन के हैं, तो दोनों सेम एटम है, और दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, और मैं कह रहा हूँ एक पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाए, एक पर पार्शियल नेगेटिव आ जाए, क्या ऐसा संभव है? No, sir. नो सर। नो सर। क्या बात करती है आपके बच्चों, नहीं होगा ऐसा। हेलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 है ना? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा डिफरेंस। बेटा ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, आ सकते हैं डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है, कैसे आते हैं समझ लो। अगर ये देखिए, देखिए इस वक्त अगर ये इस तरीके से है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, राइट। यस सर। अगर ये m मास का मॉलिक्यूल, कौन से कितने मास का, m मास का मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से प्रोपेगेट करे, तो इनके जो न्यूक्लियस होंगे, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो तो बहुत हैवी है, वो हल्का हल्का ही चलेगा, मतलब जितने में न्यूक्लियस एक कदम चलेगा उतने में इलेक्ट्रॉन 100 कदम चल चुके होंगे, व्हाटएवर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो इट विल मूव फास्टर एंड न्यूक्लियाई विल मूव वेरी स्लोली। अरे बोलिए हाँ या ना। तो थोड़ी देर बाद क्या Yes. सिचुएशन होगी कि भाई न्यूक्लियस तो बहुत हल्का सा डिस्प्लेस हुए होंगे अपनी जगह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो चुका होगा, इस तरीके से सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगभग लगभग सेकंड क्लोरीन एटम की तरफ आ चुका होगा। बात समझ में आ रही है? इस कारण से इस क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। सर ये पॉसिबल कैसे होगा फिर? मूवमेंट से, केवल चलने से, ब्रोनियन मोशन। भाई मॉलिक्यूल ब्रोनियन मोशन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर। अगर एक कमरा है उसमें क्लोरीन गैस भरी है, तो क्या आप मॉलिक्यूल को पकड़ के बैठोगे? नहीं, तू घूमेगा नहीं। सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करने के लिए क्या है, फ्री है, दे आर रैंडमली मूविंग एंड क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ डाइपोल एंड इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना या ना, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड ना के बराबर होगा। ये जो डेल प्लस डेल माइनस है ये बहुत हल्के होंगे और इस डाइपोल का लाइफ टाइम बहुत छोटा होगा, लाइफ टाइम बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। और ये अपना लाइफ टाइम मतलब कुछ पिको सेकेंड के आसपास इसका लाइफ टाइम होगा, तुरंत ये वापस न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत कम होगा, लेकिन ये बनेगा सही। बट सर ऑल्दो जी बेटा। सर ये डाइपोल मोमेंट तो उस पर डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। भैया तो डाइपोल मूवमेंट तो जीरो ही है ना। तो फिर ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव कैसे है? ब्रोनियन मोशन से। ब्रोनियन मोशन, लेकिन इनका लाइफ टाइम बहुत ही पिको सेकंड का होगा, पिको सेकंड, नैनो सेकंड, और इस वजह से नेट डाइपोल कितना रहेगा? जीरो ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, डाइपोल मूवमेंट जीरो ही रहेगा, लेकिन फिर भी पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस आते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस बहुत ना के बराबर होंगे, इसीलिए डाइपोल मूवमेंट पे कोई असर पड़ेगा नहीं। दूसरा, इसका लाइफ टाइम बहुत कुछ पिको 10 टू दी पावर माइनस 18 सेकंड, मतलब बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से भी कम होता है, ठीक है ना। 10 टू दी पावर माइनस 14 सेकंड, मतलब 1 पिको सेकंड के आसपास इसका लाइफ टाइम होता है, तो इसलिए ये आपको दिखता कभी नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये होता है और इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको हम?
इंस्टेंटेनियस डाइपोल। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को या नहीं? यस हाँ सर। या ना? क्लियर हो गई? हालांकि इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, बट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। लेकिन ये केमिकल चेंज कराने के लिए सफिशिएंट है। इसका मतलब Cl2 मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन करेगा, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है और डाइपोल मोमेंट भी 0 है, ये रिएक्शन करेगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ड्यू टू ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन के कारण ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है, थोड़े समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए बनता है, बट दैट टाइम इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। क्लियर है सभी को? हेलो हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी। और यही कहानी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यही कहानी हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव के अंदर, इंडक्टोमेरिक के अंदर। इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक में हम यही कहानी देखेंगे, ठीक है ना? खासतौर से इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम यही चीज देखेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब चलिए Yes, शुरू sir. करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन। ग्रुप का क्या मतलब होता है बेटा? ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने? क्या होती है फंक्शनल ग्रुप? आपने सुने होंगे। हाँ सर। फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या लिखी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में? नहीं याद है बेटा, याद होनी चाहिए ये चीज। चलिए अभी तो मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं, अभी तो मैं सिंपल ग्रुप पे आता हूँ। ग्रुप का मतलब कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग फ्री वैलेंसी, ठीक है ना? तो ग्रुप्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। दो तरीके के ग्रुप्स हो गए, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। मतलब अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके का ग्रुप है वो। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तो इस तरीके का ग्रुप होगा। ये जो ब्लैक मार्क लगा हुआ है ये है फ्री वैलेंसी, राइट? हेलो सर एक और बार बताऊं? भाई, ग्रुप दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, दूसरों को देंगे। ठीक है? सर ये लिख लें। यस सर। बिल्कुल लिखना है बेटा। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। एक टॉपिक और आ जाता है, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए ये कोई कार्बन एटम्स की चेन है और इसके साथ कोई ग्रुप लगा है जी, और जी का नेचर है ERG। कैसा ग्रुप है ये? ERG, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो ये ग्रुप जब कार्बन चेन से लगा होगा तो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। इससे कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, यानी कि या तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या फिर उस पर नेगेटिव ही चार्ज आ जाएगा। या तो उस पर पार्शियल नेगेटिव होगा या फिर फुल नेगेटिव होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन चेन से कोई ग्रुप लगा हुआ हो जी, लेकिन जी का नेचर कैसा हो? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, या तो उस पे पार्शियल प्लस आएगा या फिर कंप्लीटली प्लस आ जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। यस अगर यस सर। अगर अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉजिटिव ग्रुप। और इस इफेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। और अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रुप, और इस इवेंट को बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो
हेलो बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? यस सर। Yes, अब sir. इसकी हाँ साइन कन्वेंशन के बाद आ जाएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसके जरिए होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ये तो इफेक्ट है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है इंडक्शन। क्या है? अभी बताऊंगा क्या मतलब है, अभी के लिए आप इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी लिखना जरूरी है। पहले तो हेडिंग डाल लीजिए। नोट पहले ये बताइए, यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया? हेलो हाँ, सर। हेलो एवरीवन। यस अच्छा, मैं सर। एक मैं सवाल कर लेता हूँ। मैं एक सवाल पूछता हूँ सभी बच्चों से। मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है कि मैं आपसे सवाल करूं, पूछूं, मतलब आप भी पूछ सकते हैं मुझसे सवाल, ऐसी कोई मैं मतलब मना नहीं करता किसी बच्चे को डाउट के लिए। बस मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ सवाल पूछूं। मेरा सवाल ये है कि एक मिनट, पहले इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद सवाल करते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लिखें, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ bonded electron pairs of a sigma bond due to the presence of electron withdrawing and electron releasing groups within the carbon chain. लिख लिया सभी ने? हेलो, डेफिनेशन लिख ली? मैं समझा दूंगा हाँ, बेटा, सर। डेफिनेशन लिख लो, समझा मैं दूंगा। देखिए, मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है, मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। आप पीरियोडिक टेबल आप सभी बच्चों ने पढ़ी? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये मत कहना वो भी नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल सभी बच्चे पढ़ते हैं, 10th में ही पढ़ लेते हैं, मैं कहता हूँ। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ग्रुप, एक होता है पीरियड। हाँ सर। यस सर। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट रखे हुए हैं? अल्कली मेटल। नाम क्या क्या है? नाम क्या क्या है? हाइड्रोजन, 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 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, राइट? हाँ सर। यस सर। इन सब की वैलेंसी कितनी है? 1 1 इन सब का ग्रुप नंबर कितना है? 1 1। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 लिथियम का मास कितना है? 3 7 है ना लिथियम का मास? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। यस। सोडियम का 22 23 23। पोटेशियम का 39। 39। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट रखे हैं, ग्रुप नंबर कितना है उनका? 1, जो कि ऑड नंबर है। वैलेंसी कितनी है? 1, वो भी ऑड है। और मास नंबर भी क्या है? ऑड है या नहीं? हाँ सर। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट रखे हैं उनके अंदर वैलेंसी, ग्रुप नंबर और मास नंबर तीनों ऑड है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चलिए, अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 2 पे। आ जाओ। सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे गए हैं? सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यही रखे हुए हैं। यस हाँ सर। सर। अगर आप इनके ग्रुप नंबर पे ध्यान दें तो वो 2 है, यानी कि इवन है। यस और सर। वैलेंसी भी 2 है, वैलेंसी भी इवन है। यस हाँ सर।
हाँ और अगर आप मास नंबर चेक करें तो वो भी इवन है, मैग्नीशियम 24, बेरिलियम 10 Yes, sir. सबका, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक खासियत है, कोई भी एलिमेंट अगर ऑड ग्रुप में रखा है तो उसकी वैलेंसी और मास नंबर ऑड होंगे, अगर कोई एलिमेंट इवन ग्रुप में रखा हुआ है तो उसकी वैलेंसी और मास नंबर इवन होंगे, हाँ या ना। Yes, थर्ड sir. ग्रुप नंबर 13 में आ जाओ, एल्यूमिनियम सब ऑड हो जाता है, होता है या नहीं होता, हाँ या ना। हाँ सर। तो पीरियोडिक टेबल, तो इसीलिए हम कहते हैं ना, आप सभी पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल को समझना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए अपने आप में 15-20 दिन लग जाते हैं। पहले तो पीरियोडिक टेबल को समझो, उसके बाद तो फिर उसके क्वेश्चन चुटकियों में लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, बच्चे पढ़ते नहीं उसको, पीरियोडिक टेबल को उतना गौर से। तो पहली चीज तो ये पता चल गई हमको, पीरियोडिक टेबल के अंदर इवन ग्रुप का मतलब वैलेंसी और मास नंबर का इवन होना है, और ऑड ग्रुप का मतलब वैलेंसी और मास नंबर का ऑड होना है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. सभी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कितने 118 120 एलिमेंट्स हो गए हैं अब आज के समय में, सभी एलिमेंट इस नियम को मानते हैं, एक एलिमेंट को छोड़ के। मुझे वो एलिमेंट बता दो कौन सा है। ऑड 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 इवन 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 के इस नियम को सभी एलिमेंट मानते हैं सिवाय एक एलिमेंट को छोड़ के। मुझे बस ये बता दो वो एलिमेंट कौन सा है जो इस ऑड 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 और इवन 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 के लॉ को फॉलो नहीं करता। सर आपकी स्क्रीन बोरॉन। स्क्रीन तो बेटा मैंने बंद ही कर रखी है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। कैमरा ऑन कर लूं अपना? करूंगा बाद में कभी। सर बोरॉन आंसर है। नहीं बेटा नहीं, बोरॉन का तो 10 होता है ना, 9.99, तो वो तो 10 हो गया ना। और कोई एलिमेंट? सर गैलियम। नहीं बेटा नहीं। नाइट्रोजन कौन है वो? नाइट्रोजन, हेलो बच्चों, कौन सा एलिमेंट है वो? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में रखा हुआ है? ग्रुप 15 को उसमें रखा है, ग्रुप 15 में रखा है। और नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है तो इसका मतलब ये ऑड 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 को फॉलो करेगा। इसकी वैलेंसी होती है 3 ऑड, और मास नंबर होता है इवन 14, तो ये फॉलो नहीं करता। सर एक बार वो Clear ऑड cut. वाला कॉन्सेप्ट वापस समझाओ ना, नहीं समझा ऑड 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 वाला। बेटा वो अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर ऑड है तो उसकी वैलेंसी और मास नंबर ऑड होंगे, और अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर इवन है तो उसकी वैलेंसी और मास नंबर इवन होंगे। भाई इवन वाले, अगर किसी का ग्रुप नंबर इवन है तो वैलेंसी और मास नंबर इवन, और अगर किसी का ग्रुप नंबर ऑड है तो वैलेंसी और मास नंबर ऑड होंगे। ये नियम होता है। नाइट्रोजन को छोड़ के पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट इस नियम को फॉलो करते हैं। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 15 यानी कि ऑड है, लेकिन इसकी वैलेंसी 3, वो तो ऑड है, लेकिन इसका मास नंबर इवन है, तो ये ऑड 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 को फॉलो नहीं करता, ऑड ऑड इवन हो जाता है। आप सर समझ रहे हैं? सर जी। वो बेरिलियम का तो मास नंबर 9 होता है ना, जबकि वो 2 मतलब सेकंड ग्रुप में है। नहीं, वो दूसरी वजह है, बताऊंगा। वो आइसोटोप के कारण होता है थोड़ा। नाइट्रोजन का तो क्लियर कट है। नाइट्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? सर तो सिर्फ नाइट्रोजन है क्या? हाँ जी बच्चे। सर ग्रुप नंबर देखेंगे ना? हाँ ग्रुप नंबर देख लो, ग्रुप नंबर देखते पता चल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फॉलो नहीं करता। सर ओनली नाइट्रोजन एक्सेप्शन है कि और कोई है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की कहानी सुलझाते सुलझाते हमारी पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह नाइट्रोजन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप खुद देखो, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया नाइट्रोजन, तो हर जगह नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। अगर नाइट्रोजन न होता तो हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे होते आज। इस नाइट्रोजन की वजह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना, सेपरेट बुक पढ़नी पड़ती है, सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है सभी को? सर ऐसा क्या होता है? ऐसा ही तो होता है, अभी बताऊंगा आगे चल के, आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहला तो यही दिख गया ना, नाइट्रोजन अपने आप में बिल्कुल अलग है।
ग्रुप नंबर कितना है? 15 है। वैलेंसी, मास नंबर, 14। आपको पता है, एक आपको आपको खासियत समझाई देता हूँ, जब बात चली है तो समझाई देता हूँ। आप मुझे CH3NO2 का मास निकाल के बताओ कितना है। NH3 का मास निकालो, N2H4 का मास निकालो, N3H4 का मास निकालो, N3 नहीं, कैसे लिखूं? CH3 CH2, चलिए आप इनके मास निकाल दो। निकाल दिए। 75। इसका नहीं, इसका ऐसे रहने दो, आप इन दो के निकालो, NH3 N2H4, और भी मैं सोच लेता हूँ कुछ। N डबल बॉन्ड, सर 17, पहले वाले का कितना आया है? 17 और 17। 32। और दूसरे का 32। कितना आया? 32। 32। अच्छा, CH3NO2 का कितना निकाला है? 75। 61 है सर। आप देख रहे हो? अच्छा, एक और ले लो एग्जांपल के तौर पे, N2CH3 का होल 4, इसका मास सर आप निकालो। नंबर ऑफ नाइट्रोजन से ट्रेंड निकाल रहे हो क्या, ऑड इवन का? हाँ बिल्कुल, वही वही आपको निकल के आ जाएगा। N2CH3 का होल 4, इसका मास कितना होगा? N2CH3 का होल 4, 88। इसका मास, हाँ जी 88। 88। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर किसी एलिमेंट में ऑड नंबर में नाइट्रोजन है तो मास ऑड है, और अगर किसी एलिमेंट में इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है तो उसका मास इवन है। यानी कि मास देख करके ये बताया जा सकता है कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 81 है, तो आप कहोगे भैया इसके अंदर तो नाइट्रोजन होगी होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझा। हाँ। और सर अगर मैं जरूरी आपसे है कहूं भाई। कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 96 है, तो आप कहोगे या तो इसमें एक भी नाइट्रोजन नहीं है या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है। हाँ सर समझे। और कहोगे सर इसको पढ़ने का सर आपने हमें क्यों बताई, ये बेकार की बात, इसका क्या यूज है? यूज ये है बेटा, आप लोग देखते होगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है चैप्टर हाँ सर। हाँ वहां Yes, पर sir. आप वहां पे आप एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कितना समय ले लेते हो? 5 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है ना? और क्वेश्चंस में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिए होते हैं, एलिमेंट की परसेंटेज दी होती है, और पूछा होता है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। करते हैं ना आप लोग? परसेंटेज दे रखी होती है, हाँ सर। यस सर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और आपसे कहा जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, और आप 5 से 10 मिनट खर्च कर देते हो। जबकि अब से आपको, अगर आपने ये नाइट्रोजन रूल सीख लिया, तो ये 5-10 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाया करेगा। क्योंकि सर लेकिन सीधे n सेम दे दिए दो ऑप्शन में, तो फिर वहाँ सॉल्व तो फिर करना पड़ेगा ना फिर हाँ फिर करना पड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज सीधे ही हो जाएगा ये। ज्यादातर मैंने देखा है, मोर देन 99% प्रॉब्लम्स जेई की जो मैंने देखी हैं अभी तक, उनमें 30 सेकंड में लग जाता है। एक आध कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसेगा फंसेगा, अदरवाइज आपको फंसना नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपके एक झटके में सॉल्व होंगे, और इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल। अगर किसी कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं तो मास उसका ऑड होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं तो या तो सॉरी, अगर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है या एक भी नाइट्रोजन एटम नहीं है तो मास इवन होगा। ठीक है ना? चलिए अब शुरू करते हैं हम इंडक्टिव फैक्ट को। मैं बस एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर को कितना गहराई से पढ़ा है? तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, आई कैन इन्फर, ठीक है ना, इट इज माई पर्सनल इन्फ्रेंस कि अभी आपको थोड़ा और पढ़ना चाहिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर को, और अभी उसमें बहुत सारी चीजें आपको और सीखनी चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करें और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें।
ठीक है ना, बुक्स तो आपके पास होंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो Yes, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है परमानेंट सर पार्शियल। हाँ जी बच्चे, सर वो नाइट्रोजन रूल में एक डाउट था, अगर किसी मतलब कंपाउंड का ये मास ऑड रहेगा तो उसमें नाइट्रोजन आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, और ऑड नंबर में आएगा, और ज्यादातर मैंने जेई की प्रॉब्लम्स में देखा है एक नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन एटम वाले ही आते हैं। होगा एक तो, हैं मतलब कंपलसरी होएगा सर। कंपलसरी निकली आता है, एक नाइट्रोजन से उसका काम हो जाता है। मतलब 1 3 5 7 9 ऑड नंबर में नाइट्रोजन एटम्स होंगे, नियम तो ये कहता है। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई कंपाउंड है जिसका मास है 141, तो आप सीधे ही छूटते ही मुझे क्या बोलोगे, कंपाउंड में नाइट्रोजन है। अरे हाँ या ना, यस सर। यस। क्लियर है Yes, ना। sir. वैसे तो मुझे और भी चीजें सिखानी थी आपको, बट अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा आपको इंडक्टिव इफेक्ट सिखा दूं। तो इंडक्टिव इफेक्ट है पर, अब समझ में आ गया ना नाइट्रोजन रूल सभी बच्चों को, क्लियर है सभी को। हेलो हेलो एवरीवन। yes, यस देखिए सर। एक न्यूमेरिकल, हाँ नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना जीओसी मतलब बुक के अंदर से, तो आपको लगेगा कि सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये सब जीओसी के अंदर ये सब है। तो इसीलिए मैंने आपको नाइट्रोजन रूल भी बता दिया। एक और रूल आप सीख ही लो, रूल ऑफ 13 सीख लो, वो भी नियम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज मिला करेगी। तो रूल ऑफ 13 भी सीख ही लीजिए। एक और है आपका नाइट्रोजन रूल के अलावा, एक है रूल ऑफ 13। रूल ऑफ 13 क्या कहता है, रूल ऑफ 13 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, पहले मैं करा ही देता हूं, फिर आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। रूल ऑफ 13 को पढ़ने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फ्रॉम इट्स मोलर मास, फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, राइट। हेलो, यस सर। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, आपको इंप्लीमेंट करने के लिए डिवाइड करना होगा मास, मॉलिक्यूलर मास को 13 से। किससे, मॉलिक्यूलर मास को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 13 से। कितने से डिवाइड करेंगे, प्रोसीजर क्या है इसे अप्लाई करने का, आपको जो भी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आप उसको 13 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। यस सर। yes, sir. डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि ए हाइड्रोकार्बन having molecular weight 58, what is its molecular formula, what is its molecular formula। तो बस एक डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से हमको करना है। तो आप आंसर निकालने के लिए 58 को कितने से डिवाइड करेंगे, 13 से। तो 13 से कितनी बार जाएगा, 4.4। नहीं डेसिबल में नहीं जाना है, जैसे ही आपका डिवीजन रुके वहीं रुक जाना है। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, तो कितना हो गया ये 52। तो क्या बचा यहाँ पे 6। तो जैसे ही 6 आ गया अब डेसिबल लगाना पड़ेगा, तो आप रुक जाइए, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस नियम में 13 का डिवाइड करना है, लेकिन रुक जाना है अगर डेसिबल आ जाए तो। डेसिबल का जैसे ही खतरा आए तुरंत रुक जाना है। तो मैं रुक गया यहाँ पर। हेलो हाँ Yes, सर। हेलो, हाँ सर समझा। इस क्वांटिटी को बोलेंगे x, इस क्वांटिटी को बोलेंगे y, और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हुआ करेगा CXH प्लस y। तो यहाँ पर CX कितना है हमारा 4, HX प्लस y कितना है 10। सो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हो गया C4H10। बिल्कुल हमेशा इसी तरीके से करना है। हेलो हेलो, यस सर। yes, sir. चलिए फिर एक और क्वेश्चन करके दिखा दीजिए मुझको। ए हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट
72, what is its molecular formula? क्या करेंगे? 72 को 13 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 07। क्या मैं डेसिबल में जाऊं या यहीं रुक जाऊं? C5H12 यहीं रुक जाए। यहीं रुकना है। ये वैल्यू क्या है? x, ये वैल्यू क्या है? y। फॉर्मूला क्या हो गया? C5H12। यस सर। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ गए सभी बच्चे? यस सर क्लियर। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको दे रखा है तो रूल ऑफ 13 लगा करके आप उसका सीधे सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक मैं क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। सर ये 13 आया कहाँ से? भैया कहीं से भी आया हो, क्यों, आपको क्या काम है? रूल पढ़ना है ना, रूल पढ़ लिए? रूल पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? यस सर। अच्छा लगा आपको रूल? मजा आया इस रूल में? हाँ सर। बस मजा आना चाहिए। कहाँ से आ गया? ये तो है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी बात नहीं है। कभी फुर्सत मिलेगी, क्योंकि ये ऑफलाइन की बातें हैं ये सब पूछना, कभी फुर्सत मिलेगी ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। इसकी बड़ी लंबी कहानी सर है। अगर रिमाइंडर में 12 आया तो भी छोड़ देना है, करना वैसे ही है जैसे मैंने बताया। 13 से डिवाइड नहीं हो रहा ना सर वो सर, प्योर तो एक कार्बन भी तो ऐड हो सकता है। हाइड्रोजन नहीं ना, ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा? आप करके तो देखो। नहीं है, जिस दिन गड़बड़ होगी मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, आप मुझसे आके कंप्लेंट करना कि भाई सर 12 आ गया और आपने जो बोला सब गड़बड़ होगी। सर जी, वो प्योर हाइड्रोकार्बन होना चाहिए ना, उसमें नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन कुछ भी नहीं आना चाहिए ना। हाँ, प्योर हाइड्रोकार्बन के लिए ही कर रहे हैं हम। अभी तक हमने क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन। सिंपल है ना, कोई दिक्कत किसी को? ऑब्जेक्शन? नहीं सर। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं कि मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 78, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। 13 7। नहीं सर, सॉरी सर। E6 6 सब जगह काम करता है बेटा, सब जगह काम करता है। मैं बता तो वही तो बताना चाह रहा हूँ भाई, ऐसी कोई जगह मिलेगी नहीं जहां ये काम ना करे। सर इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहां से एक्सेप्शन आ जाएगा? सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 128, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। C9H9 C9 C9H18 H20 9 से जाएगा, कितनी बार जा रहा है ये? 117 117। क्या बच रहा है नीचे? सर 11 तो C9H11 + 9H20। यस सर। यही है ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर ये। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है और बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई सा भी ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको और दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया मैंने आपको 130 और आपसे कहा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो कर सकते हैं। सर ऑड C10H10 ऑड मॉलिक्यूलर वेट में नहीं कर सकते क्या? आपने सारे इवन ही लिए। ऑड वाले में नाइट्रोजन का पंगा आ जाएगा। अगर ऑड होगा तो नाइट्रोजन भी होगी ना उसमें।
ऑड हो ही नहीं सकता, ऑड हो ही नहीं सकता। ऑड का मतलब है हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, वो उसके अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। नहीं समझे बात को? यस सर समझा। हाँ तो बताइए क्या आ गया, C10H। 10 कर सकते हो, सिंपल है। चलिए अब शुरू कर देते हैं, इंडक्टिव है, बहुत हो गया। अब आपको समझ में आ गया सारी चीजें जो बेसिक है, मैं उसको स्किप कर रहा था लेकिन पर मैंने अल्टीमेटली मैंने आपको करवाई दिया। अब आ जाते हैं, अब इंडक्टिव फैक्ट पढ़ेंगे, अब कहीं रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। अब सीधे इंडक्टिव मींस इंडक्टिव के बाद सीधे हम रेजोनेंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए इंडक्टिव फैक्ट क्या है, इट इज परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विद इन द कार्बन चेन। मतलब इंडक्टिव फैक्ट क्या है, परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। पहला पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, केवल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। किसका है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, जो कि परमानेंट है, जो कि किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मैंने अभी भी बता रखा है ग्रुप्स दो तरीके के होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के कारण, जब ये कार्बन चेन में लगे हों। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। अब कहने के पीछे का भाव क्या है, वो भाव समझो। मान लीजिए कार्बन एटम्स की एक चेन है, और इसके साथ कोई टर्मिनल ग्रुप लग गया है G, और ये G ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करेगा तो सर, इस पे खींच खुद लेगा। पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव। और अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? और हल्का सा डेल डेल पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर और हल्का सा पॉजिटिव, इस पर और हल्का 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 सा पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, ग्रुप ने कार्बन चेन को रिच बनाया या डेफिशिएंट? डेफिशिएंट। और डेफिशिएंट बनाने वाले ग्रुप क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यानी कि ये है, इसे हम कहेंगे माइनस आई ग्रुप, और इस इवेंट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। समझा सर। नहीं समझे? समझा सर। यस सर क्लियर है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए कार्बन एटम्स की कोई चेन है और उसके साथ कोई ग्रुप G लगा है, और G एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो खुद पर पॉजिटिव, कार्बन चेन पर नेगेटिव कर देगा। और जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव आया तो इन कार्बन का बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन होगा, तो इस पर और हल्का सा नेगेटिव। ये इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस पर और हल्का सा नेगेटिव, और इस पर और हल्का हल्का सा नेगेटिव। अब बताइए ग्रुप ने कार्बन चेन को रिच बनाया या डेफिशिएंट? सर रिच बनाया। रिच बनाया, तो ये हो जाएगा प्लस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ गई बात सभी को? हाँ सर। यस मेरे पेज स्लाइडिंग भरने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लिखना है दो। लिखो लिखो बेटा, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए बेटा, बस ये सेपरेट कर लेना, ऊपर वाला माइनस आई है, नीचे वाला प्लस आई है। स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं थोड़ा बड़ा आईपैड लेने के चक्कर में हूँ, मौका नहीं मिल पा रहा जाने का। इस पे पूरा आ नहीं पाता डिस्प्ले में लिखने वाला काम। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। हाँ सर। चलिए दूसरी बात, ये जो इंडक्टिव फैक्ट होता है ना, ये केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, तो इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली।
ये पहली चीज तो यही है। अच्छा, दूसरा, कई बार लिखा होता है कि 3 कार्बन एटम तक इसका इफेक्ट होता है। नहीं, देखो अगर चेन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन है तो ये वहां तक जाएगा, ठीक है ना, ये अनलिमिटेड टाइम्स तक जाता है। लेकिन 3 से 4 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज नॉट परसीवेबल, इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग सिग्मा बॉन्ड, ये तो आप बात पढ़ ही चुके हैं। दूसरा, इट रैपिडली dies out and its effect after 3 to 4 कार्बन एटम, कई बार 3 है तो कई बार 4 है, कार्बन एटम इज निग्लिजिबल, 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 ठीक है ना। Its effect after to observe experimentally. एक्सपेरिमेंटली इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है 3 से 4 कार्बन एटम के बाद। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि 3 से 4 के बाद ये डाइज आउट हो जाता है। एक्चुअल में डाई नहीं हो रहा है, डेथ नहीं हो रही इसकी, इतना कम हो गया है कि भाई ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा एक्सपेरिमेंटली। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, 3 से 4 कार्बन एटम के बाद ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट रहता है 3 से 4 कार्बन एटम के बाद भी। ये जो डाइज आउट वर्ड है ना, इसको आप लिख दो डिके, इट रैपिडली डिकेज और डिक्रीजेस, ये ज्यादा शब्द सही रहेगा। एंड इट्स इफेक्ट आफ्टर 3 to 4 कार्बन एटम, 3 to 4, 3 कार्बन एटम, कई बार 4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए। हेलो एवरीवन, ठीक है ना। तो बच्चों, अब आप लोग अपने अपने सवाल पूछ सकते हो। आज की क्लास में किसी के मन में किसी भी तरीके का सवाल है, क्योंकि मन में सवाल तो होने चाहिए, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। तो आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या आप सभी मुझसे, कोई में आप में से जो भी बच्चे मुझसे, ऑड मास रहेगा किसी कंपाउंड का तो उसमें नाइट्रोजन कंपलसरी आएगा ही। आएगा। ऑड मास का ऑर्गेनिक की बात चल रही है बेटा, बात ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात नहीं, ऑर्गेनिक की बात चलेगी। तो ऑड मास का मतलब नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर ऑड मास का मतलब नाइट्रोजन। हाँ जी बच्चे, एक एग्जांपल दो ना, एक दो एग्जांपल। मतलब कैसा? ऑर्गेनिक के तो कितने एग्जांपल दे चुका ना, अभी दिए तो थे। जैसे अगर 131 है तो नाइट्रोजन होगा उसके अंदर, काम ही नहीं करेगा वो। जितने भी आप ऑड मास का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, उसका मास ऑड ही होगा। मतलब कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो जिसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं, उसका मास ऑड ही आएगा, हमेशा ऑड आएगा। मुझे नहीं, आपके बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, आप चेक करो सबको बैठ करके, आपको दिख जाएगा। और कोई डाउट किसी का? सर हम लोग MS चौहान सॉल्व करना चालू कर सकते हैं? अभी नहीं बेटा, GOC जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से आप चालू करिएगा। नॉमेनक्लेचर आपने अगर पढ़ रखा है, आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है? हाँ सर। हाँ अगर आपने रिवाइज भी हो नॉमेनक्लेचर गया पढ़ उसका। रखा है, हाँ जी, अगर आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है और रिवीजन भी कर लिया है, और आपने वो एक्सेप्शन वाले जो मैंने आपको कल बताए थे, डेराइव्ड सिस्टम, कॉमन नेमिंग, अगर आपने वो भी तैयार कर लिया है, तो आप सबसे पहले MS चौहान में नॉमेनक्लेचर, सबसे आखिरी चैप्टर है उसका, आप उसे सॉल्व करें। और आपके किसी भी तरीके के डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप करके डाउट्स पूछ सकते हैं। जी सर एनसीईआरटी मेंस के लिए कैसे सफिशिएंट होगा क्या? देखिए, एनसीईआरटी का मतलब ये है आप अपने कॉन्सेप्ट का भरता बना लेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्विक रिवीजन के लिए काम करती है, जेई एडवांस के लिए काम नहीं करती है, और जेई मेंस तक टू सम एक्सटेंट करती है। जेई मेंस में भी आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो अलोन एनसीईआरटी से किए जाए तो कॉन्सेप्ट का भरता बन जाएगा। सर कचरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, इसीलिए थोड़ा बच के रहना। क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल में लेना। क्विक रिवीजन जब पूरी आपने पढ़ लिया है, पूरा कॉन्सेप्चुअली सब कुछ पढ़ लिया क्लास में, उसके बाद अगर आपको क्विक रिवीजन करना है जेई मेंस के लिए, तब आप करिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एज सच अगर आप ये सोचें कोई शॉर्ट ट्रिक है, छोटा रास्ता नहीं है, उसमें फिर आपको ज्यादा दिक्कत आएगी और हो सकता है ना भी हो।
प्रॉब्लम ये रहेगी। लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज सर। देना आज और कल का। बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। हाँ जी बच्चे, सर आपका नंबर नहीं मिला। मेरा नंबर किससे नहीं मिला? हाँ सर आपका नंबर चाहिए था। मेरा नंबर आप वो एडमिन सर हैं, मतलब आपके जो सर हैं, आप उनसे मांग लीजिएगा। फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9086274764। सर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना। चैट बॉक्स में